कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और साइंटिस्ट ने इस समस्या को सुलझाने के लिए CW7 नाम के यानी कि कूलिंग एजेंट ने प्रयोग करने की सलाह दी। उनका मानना था कि CW7 को पृथ्वी की वायुमंडल में डालने से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। इसलिए 7 जुलाई 2014 को 79 देशों ने CW7 को वायुमंडल में डालने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने एयरप्लेन की मदद से इस कूलिंग एजेंट को पृथ्वी की वायुमंडल में डाल दिया और उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी मानवता के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि ऐसा करने से ग्लोबल टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता गया, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर बर्फ की मोटी चादर जम गई, यानी कि पृथ्वी पर वापस से हिमयुग आ गया। अब पृथ्वी पर जितने भी लोग बच पाए होते हैं, उन्होंने स्नो पियर्स नाम की एक ट्रेन बनाई जो बिना रुके लगातार चलती जा रही थी। इस ट्रेन को पृथ्वी के सभी रेलवे ट्रैक्स को जोड़कर बनाया गया था, जहां पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में ट्रेन को 1 साल का समय लगता था। वहीं विल फोल्ड नाम का एक शख्स जो इस ट्रेन के इंजन वाले हिस्से में रहता है, उसी ने ही इस ट्रेन को बनाया था। अब हमें 18 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम कुछ लोगों को ट्रेन के आखिरी डब्बे में देखते हैं, जो ऐसे लोग थे जिनके पास खाने पीने और पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़ों की कमी थी। दरअसल इस ट्रेन में अमीर लोगों के बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास जैसे कोचेस थे, जिसमें हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन वो लोग जो अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे, उन्हें किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं दी जाती थी और ऐसे लोगों को फ्री लोडेज कहा जाता था। अब ये लोग उसी उम्मीद में जिंदा थे कि कभी न कभी पृथ्वी पर जमी बर्फ जरूर पिघलेगी, जिससे वह सभी एक बार फिर से बाहर की दुनिया में जा सकेंगे। अब हम आगे 2 गार्ड्स को ट्रेन के आखिरी हिस्से में देखते हैं, जहां वह फ्री लोडेज की गिनती करके उन्हें खाने के लिए प्रोटीन बॉक्स दे रहे थे। अब गार्ड्स के जाते ही कार्टिस नाम का शख्स सभी के प्रोटीन बॉक्स में कुछ ढूंढने लगता है, जिस पर तानिया नाम की महिला बताती है कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा है वो उसकी बेटी टीनी के प्रोटीन में है। कार्टिस को अब उसके बारे में एक कैप्सूल मिलता है, जिसके अंदर एक मैसेज था। दरअसल आगे वाले डिब्बे से कोई उनके लिए हर रोज प्रोटीन बॉक्स के जरिए मैसेज भेजता था, जिससे हमें पता चलता है कि लोडेज ने 1-2 बार विरोध करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सब इन सब में नाकाम रहे। जिनके विरोध करने की ये वजह थी कि उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। इधर कार्टिस गिलियम नाम के बुजुर्ग के पास जाता है, जिनका एक हाथ और एक पैर नहीं था। यहाँ वो गिलियम को वही कैप्सूल देता है, जिसमें गिलियम को किसी नेम नाम के शख्स के बारे में पता चलता है, जो इस ट्रेन के सभी दरवाजे को खोल सकता है, क्योंकि उसी ने ट्रेन के सीक्रेट सिस्टम को डिजाइन किया था, लेकिन इस समय उसे ट्रेन के जेल वाले हिस्से में कैद किया था। अब अगले सीन में एक महिला कुछ गार्ड्स के साथ तानिया के बेटी टीमी और एंडल के बेटे एंडी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, जिस पर एडी अपने बच्चे को बचाने के लिए गार्ड से लड़ने लगती है और इसी सब में वो अपने जूता उठाकर वो उनकी तरफ फेंकता है, जिसके जवाब में कुछ गार्ड्स एड को एक छेद में डालकर ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। तब मेसोन नाम की एक महिला, जिसका काम ट्रेन में शांति बनाए रखना था ताकि लोडेज कभी भी विरोध ना करे, वो एंडल के जूते उठाकर सभी लोडेज को धमकाते हुए समझाती है कि जिस तरह हम जूते को पैर में पहनते हैं ना कि सिर पर, ठीक उसी तरह तुम्हारी जगह ट्रेन की आखिरी डिब्बे में है, ना कि आधी डिब्बे में, क्योंकि वो जगह सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। वही अब उसका लेक्चर खत्म होने पर हम देखते हैं कि ठंड की वजह से एंडल का हाथ बर्फ की तरह जम गया, जिससे फिर ये गार्ड हथौड़े से उसे तोड़ देता है। अब हम आगे कार्टिस और गिलियम को बातें करते देखते हैं, जहाँ कार्टिस दावा करता है कि गार्ड्स के बंदूकों में गोली ही नहीं है। दरअसल काफी दिनों से ऐसी अफवाह फैली थी कि पिछले ही विरोध में गार्ड्स के बंदूकों की गोली ही खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ एक पेंटर ताना और एंडो की टीमी और एंडी की तस्वीर बनाकर देता है। अब शाम के समय गार्ड्स उनके लिए प्रोटीन बर्ड्स लेकर आते हैं, तो वो कार्टिस उन गार्ड्स पर हमला करके उन बंदूकों को अपने माथे पर रख देता है, लेकिन टिगर दबाने के बाद भी गोली नहीं चलती, जिससे ये साफ हो जाता है कि बंदूक में गोली नहीं है।
इसलिए सभी लोडेज गार्ड्स को मारते हुए ट्रेन के जेल वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ कार्टिस को नेम और उसकी बेटी योना मिलती है, जो दोनों ही कोरोना के पदार्थ का नशा किया करते थे। नेम कार्टिस से कहता है कि वो ट्रेन के हर एक दरवाजे को खोलने के बदले वो क्रोनल लेगा, जिस पर कार्टिस उसकी बातों मान लेता है। अब वो नेम की मदद से दरवाजा खोलकर ट्रैक के आगे वाले हिस्से में जाने लगते हैं, जहाँ की खिड़की खोलने पर उन्हें बाहर की तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, जो इतने साल बाद भी जमी हुई थी। वहीं थोड़ा और आगे जाने के बाद वो ट्रेन के ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पोल नाम का एक आदमी लोडेज के लिए प्रोटीन बर्ड्स बना रहा था। अब यहाँ कार्टिस देखता है कि वे जिन प्रोटीन बर्ड्स को इतने सालों से खाते आ रहे थे, उन्हें हजारों क्रोकोचो को पीसकर बनाया जाता है, जो देखकर साथी एल्डर कहता है कि बाकी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि वो लोग अब तक क्या खाते आए हैं। अब यहाँ पर वो लोग पोल से एक सवाल करते हैं कि क्या वही प्रोटीन बर्ड्स में मैसेज डालकर भेजते हैं, जिस पर पोल बताता है कि उसे ये कैप्सूल आगे के हिस्से से मिलते हैं। तब कार्टिस को कैप्सूल के जरिए एक और संदेशा मिलता है जिसमें वाटर लिखा हुआ था, क्योंकि आगे वाले हिस्से में वाटर सप्लाई का सेक्शन आने वाला था, जिसे कब्जा करने पर वो वाटर सप्लाई को रोक सकते हैं और इस तरह से मेसन से अपनी शर्त मनवा सकते हैं। उधर कार्टिस नोटिस करता है कि दरवाजा खोलने से पहले योना बताती है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। योनी चीजों को आर पार देख सकती है। तभी योनी देखती है कि दरवाजे के पीछे मेसन के बहुत ही गुंडे मौजूद है, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी है, इसलिए वो अपने पिता को दरवाजा खोलने से रोकती है। लेकिन तब तक नेम ने दरवाजा खोल दिया था, जिस कारण फ्रीलोडर्स और उन गुंडों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई में दोनों पक्ष मारे जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो ट्रेन ऐसे ऐसे से गुजरती है जहाँ से वो नए साल के समय से गुजरती है, यानी कि अब तक एक साल पूरा हो चुका है। इसलिए वो सभी कुछ देर के लिए लड़ाई छोड़कर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। जब नेम अपनी बेटी योना को बर्फ में ऐसी जगह दिखाता है जो पिछले मुकाबले अच्छे से दिख रहा था, जिसका साफ मतलब है कि पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। अब हम इसके बाद वापस से मेसन को देखते हैं, जो अपने गुंडों को आदेश देता है कि वो 74 लोडेज को जान से मार दे। तब उसके गुंडे अपने आंखों पर नाइट विजन ग्लोबल से लगा लेते हैं, जिस पर योना, जो हर चीज को आर पार देख सकती है, वो बताती है कि अब ये ट्रेन अंधेरे टनल से होकर गुजरने वाली है। अब ट्रेन के टनल के अंदर जाते ही वो गुंडे बड़े ही आसानी से गरीब लोगों को मारने लगते हैं, क्योंकि वो नाइट विजन ग्लोबल्स की वजह से सभी को देख पा रहे थे। लेकिन तभी चेम नाम का एक आदमी मसाज लेकर अंदर आ जाता है, जिसके पीछे और लोग भी मसाज लेकर आए थे। तब मसान की रोशनी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ चैन मेसन के ऑफिसर चाकू की नोच पे रखते हुए लड़ाई रोकने को कहते हैं, जिस पर मेसन कहती है कि तुम इस ऑफिसर को मार दो, पर मैं अपने गुंडों को नहीं रोकूंगी। जिस पर चैन उस ऑफिसर को जान से मार देता है। दूसरा ऑफिसर कार्टिस के साथी एडवर्ड के गले में चाकू रख के उसे सरेंडर करने का आदेश देता है। लेकिन कार्टिस के पास ही एक मौका था कि वो मेसन को पकड़ सके, इसलिए वो मेसन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो ऑफिसर एडवर्ड को जान से मार देता है और बाद में योना उस ऑफिसर को मार देती है। उधर मेसन के पकड़े जाने पर वो अपनी जान बचाने के लिए अपने गुंडों को रोकती है। फिर एंडू और तानिया अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि उसके बच्चे वॉल्पर के पास है, इसलिए कार्टिस उसे वॉल्पर को बुलाने के लिए कहती है, वरना वो वाटर सप्लाई को रोक देगा। वो बताती है कि वॉल्पर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेन के उनके बर्फ के पिघलाकर उसे आगे से की ओर भेजती है, जिसे एक्शन में रिसाइकल किया जाता है। और यदि तुमने वाटर सप्लाई रोक दी तो आगे के हिस्से में यानी कि आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लोगों को यानी नहीं मिल पाएगा, इसलिए तुम चाहकर भी वाटर सप्लाई को नहीं रोक सकते। तब मेसन अपनी जान के बदले उसे विल्पर के पास ले जाने लगती है, जिस पर कार्टिस अपने कुछ साथियों को लेकर मेसन के साथ आगे जाता है, जहाँ वह खेती वाले इलाके में जाते हैं, आगे वो मछली वाले इलाके में, फिर वो स्कूल वाले सेक्शन में पहुँच जाते हैं। एक महिला टीचर अमीरों के बच्चे को पढ़ा रही थी। अब वहाँ पहुंचकर तानिया और कार्टिस अपने बच्चों की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि क्या किसी ने उसके बच्चों को देखा है, जिस पर एक बच्चा बताता है कि उसने कुछ गार्ड्स के साथ उन बच्चों को इंजन वाले हिस्से में जाते देखा है। वहीं इन सब के दौरान एक
एक आदमी ट्रॉली लेकर आता है। उसकी ट्रॉली में ढेर सारे अंडे थे जो उन सबको बांटते हुए ट्रेन के पिछले हिस्से में चला जाता है। फिर हम उस आदमी को गरीब लोगों के बीच में देखते हैं जहाँ वो गरीबों में भी अंडा बांटने लगा है, जो देखकर सभी गरीब हैरान हो जाते हैं कि उन्हें लगा था कि सारी मुर्गी मर चुकी है। जिस पर वो आदमी बताता है कि ट्रेन में बहुत ही अफवाह फैली है कि जैसे कि बंदूक में गोलियां ना होना, और अब ऐसा कहकर वो ट्रॉली से बंदूक निकाल लेता है। और अब उस ट्रॉली में और भी बंदूक थे जिसे और भी लोग उठा लेते हैं और फिर गरीब लोगों को मारने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो महिला टीचर भी टोपी से बंदूक निकालकर उसके साथियों पर गोली चला देती है, जिस पर एंड्रो मारा जाता है। तब चैन उस टीचर की तरफ चाकू फेंककर उसे भी मार देता है, जिस पर कार्टिस उसकी बंदूक खुद ले लेता है। और तभी वहाँ के टीवी स्क्रीन पर ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है, जिसमें कार्टिस देखता है कि गार्ड्स के एक इंचार्ज को जान से मार दिया है, जो देखकर गुस्से में वो मेसन को गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। फिर कार्टिस और उसके साथी आगे जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि अमीर लोग पूरे ऐशो आराम से रह रहे हैं। फिर वो सभी ऐसे डिब्बे में पहुँच जाते हैं जिसे खोलने में काफी समय लगता है। इसके कारण इतने में ही गार्ड्स का इंचार्ज आकर गोली चला देता है, जिसमें कार्टिस और एंडू और एनी को छोड़कर उनके बाकी साथी मारे जाते हैं। वहीं इन सब में गार्ड्स के इंचार्ज और उसके लोग भी मर चुके थे। तब तानिया मरने से पहले कार्टिस को अपने बेटे की तस्वीर देते उसे बचाने की विनती करती है, जिसके बाद कार्टिस और नेम ट्रेन के हिस्से वाले डब्बे में पहुंच जाते हैं, पर नेम उस दरवाजे को खोल नहीं पाता, जिस कारण कार्टिस गुस्से में उस दरवाजे पर हाथ मारने लगता है। तब नेम बताता है कि मैं क्रोमोली को नशा करने के लिए नहीं बल्कि ट्रेन के दरवाजे को बाहर देखने के लिए जमा कर रहा था। दरअसल नेम ने मान लिया था कि बर्फ पिघलने लगा है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा होगा, यानी कि वह सभी बाहर जा सकते हैं। इसलिए उसने खुद के लिए और योना के लिए एक एक स्वेटर भी ले रखी थी। तानी ट्रेन के दरवाजे में धमाका करके बाहर आ जाती है। अब उनके बातों के दरमियान वोलपुर की असिस्टेंट आकर कार्टिस को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि विल्डफर्ड कार्टिस से मिलना चाहता था। विल्फर्ड कार्टिस से एक सवाल करता है कि इस ट्रेन में खाने पीने की बहुत ही कम चीजें हैं, इसलिए ट्रेन में लोगों को आबादी का संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। वो आगे ये भी रिवील करता है कि कार्टिस के जरिए कैप्सूल संदेश भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि विल्फर्ड ही था, क्योंकि वो चाहता था कि वो लोग विड्रॉ करे ताकि विड्रॉ में यानी कि अमीर और गरीब दोनों पक्ष के लोग मारे जाए। वो कहता है कि अब तक जितने भी विड्रॉ हुए हैं सब में उसी का हाथ था। जिसके बाद वो उसी अंडे वाले ट्रॉली वाले शख्स को फोन करके कहता है कि पीछे के डब्बे में जाकर 74 गरीबों लोगों को जान से मार दो, जिस पर वो ऐसा ही करता है। जबकि विल पर उसके चीखने चिल्लाने की आवाजों से विल को बहुत ही दुखी करता है। अब विल्फर्ड बताता है कि मैंने ऐसा नहीं किया तो खाने की कमी पड़ जाएगी जिससे सब मारे जाएंगे, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। फिर वो कार्टिस को अपने कोर्स ऑफर करता है क्योंकि विल्फर्ड की अब उम्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ गार्ड्स का इंचार्ज अभी भी जिंदा था जो नेम पर टूट पड़ता है। इस पर हम नेम योमा को कार्टिस के पास माचिस लाने भेजता है ताकि वो कॉर्नल में आग लगा के धमाका कर सके। अब योमा जैसे ही इंजन वाले डब्बे में पहुंचती है तो उसे सख्ती से ये पता चलता है कि एंडी और टीमी इंजन वाले हिस्से में काम कर रहे हैं, इसलिए वो अब कार्टिस की मदद से ट्रेन के फ्लोर को खोलती है जहाँ कार्टिस के दोनों बच्चे मिल जाते हैं। तब विल्फर्ड बताता है कि इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो चुके थे, इसलिए मैंने इस बच्चों को मैन्युअली काम में लगा दिया ताकि ये ट्रेन चलती रहे। पर अब उसकी बातें सुनकर कार्टिस को गुस्से में विल्फर्ड को पेच मारकर योनी को माचिस दे देता है। फिर वो खुद उस हिस्से में हाथ डालकर टीमी को बाहर निकालता है, जबकि एंडी पहले से ही किसी और हिस्से में जा चुका था। अब टीमी के बचाने के चक्कर में कार्टिस का हाथ बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर वो कैसे भी करके उसे बाहर निकाल लेता है। उधर योमा उस क्रोमल में आग लगा देती है जिस कारण उसमें जोरदार धमाका हो जाता है और फिर इस धमाके की वजह से एवलेंस शुरू हो जाती है, जिससे बहुत ही सारी बर्फ ट्रेन से टकराकर पटरी से हटा देती है और फिर उस ट्रेन के खाई में गिरने के कारण बहुत ही लोग मारे जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम योना और टीमी को देखते हैं जो ट्रेन के बाहर होते हैं जहाँ
सामने एक पोलार नजर आता है, यानी कि पृथ्वी पर वापस से जीवन पनप रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।